नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज हम पेरिस शांति सम्मेलन की बात करेंगे। पेरिस शांति सम्मेलन जिसका परिणाम वर्साई की संधि निकली थी और वर्साई की संधि जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण मुख्य रूप से बनी थी, क्योंकि वर्साई की संधि ने जर्मनी को उसके इतिहास के सबसे बुरे समय से परिचय कराया था। वर्साई की संधि ने राष्ट्र संघ के निर्माण की आधारशिला तो रखी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की आधारशिला भी रख दी। हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के विश्व इतिहास की, जो कि एमए थर्ड सेमेस्टर इतिहास के सिलेबस में आता है। अगर आप किसी अन्य कक्षा के विद्यार्थी हैं और वर्साई की संधि, पेरिस शांति सम्मेलन, राष्ट्र संघ, प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध जैसे मुद्दे आपके सिलेबस में हैं, तो आपको ज़रूर इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को जोड़ने वाली कड़ी पेरिस शांति सम्मेलन है, यानी कि वर्साई की संधि जिसका परिणाम निकलती है। हमारी जानकारी पूरी तरह से प्रामाणिक है। आपको यकीन दिला दूं कि हमारी जानकारी 3 अलग अलग किताबों से हम आपको समझाने वाले हैं। हमारे जो नोट्स है, पहली किताब ये है 20वीं सदी का विश्व इतिहास, 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री, डॉक्टर संजीव जैन की है। और इसके अलावा हमारी दूसरी किताब जो है वह है यूनिफाइड की इतिहास की, और इसके लेखक है सत्यनारायण दुबे। और हमारी तीसरी जो किताब है, जिस प्रकार हम पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत को जानते हैं और जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्र को जानते हैं, उसी तरह से मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में जाना जाता है जैन एंड माथुर को। यह किताब है 1500 से 2000 तक का इतिहास इसमें है, विश्व इतिहास। और आप देख सकते हैं नया संस्करण है, 28वां संस्करण है, और इसके लेखक हैं जैन एंड माथुर। और यहाँ पर आपको ये वर्साई का महल भी नज़र आ जा रहा है, जहाँ पर पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था और जिसका परिणाम वर्साई की संधि निकली थी। दोस्तों, आपको ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वह कुल मिलाकर ऑस्ट्रिया की हरकतों से शुरू हुआ था और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा था जर्मनी को। अक्सर विश्व युद्ध होते रहे हैं और इनका परिणाम या फिर इनका कारण मूल रूप से होता है विश्व में वर्चस्व किसका हो। जब हम उपनिवेशों के दौर में रहे तब भी फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे से टकराते रहे, क्योंकि वहाँ पर वर्चस्व की शक्ति को बढ़ावा देना था। ठीक इसी तरह से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी बदले की भावना या फिर वर्चस्व को स्थापित करना प्रमुख कारण हम देख सकते हैं। फिर भी अलग अलग कारणों से पहले विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 तक। जो 4 वर्ष रहे वह विश्व इतिहास के सबसे क्रूर समय में से एक रहा, क्योंकि हम पिछले साल कोरोना में हमने तकरीबन कई लाख लोगों की जानें गंवाई, लेकिन जब आप पाएंगे कि विश्व युद्धों में गई जानें कोरोना से गई जानों के आगे कुछ भी नहीं, तब आपको पता चलेगा कि ये विश्व युद्ध कितनी बड़ी त्रासदी लेकर आए थे। अब आपके सामने एक सामान्य सा प्रश्न बन सकता है कि भारत ने विश्व युद्धों में किसकी तरफ से भाग लिया था। तो कॉमन सेंस की बात है कि 1947 तक दोनों विश्व युद्ध हो चुके थे और 1947 तक भारत अंग्रेजों का गुलाम था, यानी स्वाभाविक तौर पर भारत के जो सैनिक थे या फिर अंग्रेज़ों के ब्रिटिश रेजिमेंट में जो भारतीय व्यक्ति सैनिक थे वे अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे, यानी कि मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़े थे। सबसे पहले यहाँ पर आपको 4 पेजों में मैं पेरिस शांति सम्मेलन समझाने वाला हूँ और अभी हम उसी पर बात कर रहे हैं। आप ये ना सोचिए कि 4 मिनट से भाई साहब पक पक कर ही जा रहे हैं, तो हम उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम इसे इस तरह से समझेंगे कि आप और मैं कोई ज़्यादा प्रकार का लोड भी ना लें और हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो पेरिस शांति सम्मेलन के इस पहले पेज में हम केवल फैक्ट याद करेंगे और इस वीडियो को आप पॉज करके तब तक आगे ना बढ़िएगा जब तक आपको ये पहला पेज याद ना हो जाए, क्योंकि जब तक आपको ये फैक्ट अच्छे से याद नहीं होंगे तब तक आप आगे बढ़ना आपके लिए लाजमी नहीं है। इसीलिए इस पहले पेज को समझते हैं। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के सामने एक ऐसी त्रासदी थी प्रथम विश्व युद्ध विश्व के सामने एक ऐसी त्रासदी थी जो मानव निर्मित थी। विश्व के 30 से ज़्यादा देशों ने इसमें भाग लिया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया, जिन्हें कहा गया सेंट्रल पावर यानी कि केंद्रीय शक्तियाँ कहा गया। और जो दूसरे देश थे वे थे ग्रेट ब्रिटेन,
फ्रांस, रूस, इटली और जापान। अब मैं आपको इनकी लोकेशन दिखाता हूँ वर्ल्ड मैप में। तो यहाँ पर है पूरा वर्ल्ड मैप, और इन्हें सेंट्रल पावर या फिर केंद्रीय शक्तियाँ क्यों कहा गया, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यूरोप के जो सेंटर यानी कि ज़्यादा शक्तिशाली देश है उनके मध्य में हमें देखने को मिलती है। ये जर्मनी हुआ और ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया जैसे देश भी इन्हीं के आसपास आपको नज़र आ जाएंगे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया केंद्रीय शक्तियाँ थी और एक पक्ष इनका था, और ये आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ये 26, 25, 27 और 24 इन देशों के नाम आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये सब आइट साइड के देश हैं जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था एक तरफ से, और दूसरी तरफ जो देश थे वो थे ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन आपको ये दिख रहा है, ये संयुक्त राज्य, और उसके जस्ट नीचे ये जो इंग्लिश चैनल पार करके आपको फ्रांस दिख जाएगा, और इसके बाद में हमें रसिया दिख जाएगा। तो रसिया इनसे थोड़ा सा इधर ऊपर में दिखेगा। ये पूरा जितना भी आपको पिंक दिख रहा है ये पूरा यहाँ पर रसिया है, और उस समय जो रूस था उसका फैलाव यूरोप के और अंदर तक था, क्योंकि ये यूक्रेन आपको दिख रहा है, बेलारूस दिख रहा है, ये सभी रूस के भाग हुआ करते थे। और इसके अलावा रूस के अलावा आपको दिख जाएगा इटली। यहाँ पर इटली को कहते हैं कि जो यहाँ एक जूते के आकार की इसकी शक्ल आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर से आपको लाइन से जो दिख जाएंगे मित्र राष्ट्र, यहाँ पर हो गया इंग्लैंड, इसके नीचे हो गया फ्रांस, इसके नीचे हो गया इटली, और इसके इधर साइड में हो गया रूस। ये सभी मित्र राष्ट्र थे, और 1917 में यहाँ पर से अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। अब हम इसके आगे की बातें हम नोट्स में देखते हैं। पेरिस शांति सम्मेलन की हम बात करते हैं तो यह हुआ था पैलेस ऑफ वर्सेलिस फ्रांस में। अगर आपको पैलेस का याद भी नहीं होता है तो आपको स्वाभाविक रूप से इतना भी याद रहना चाहिए कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह सम्मेलन हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विक्टोरिया एमैनुअल ऑलैंड। तो जो ऑरलैंडो थे वो कौन थे, तो यह आपको आगे पता चलेगा कि ऑरलैंडो कौन थे। तो ऑरलैंडो जो थे वो इटली के प्रधानमंत्री थे, ये मित्र राष्ट्र के सदस्य थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख नेताओं की हम बात करते हैं। तो हमने जैसे मैप में देखा सबसे प्रमुख थे ग्रेट ब्रिटेन, तो यहाँ के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, और फिर इसके बाद में हमने फ्रांस देखा था, तो फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्जेस क्लेमेंसो, और इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो, और अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन इनके प्रमुख नेता हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर इस महायुद्ध में 30 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया था, लेकिन इसका निर्णय 32 देशों की सम्मेलन में हुआ था, लेकिन जो मुख्य निर्णायक थे और जिनके इशारों पर पूरी संधि हुई और वर्साई की संधि हुई, वो ये 4 व्यक्ति ही थे जिन्होंने पूरी उथल पुथल का कार्य किया। इसके बाद हम देखते हैं सम्मेलन के कार्य, या फिर यह सम्मेलन जो पेरिस शांति सम्मेलन था उसे क्यों बुलाया गया था। तो जो पराजित देश थे उनके लिए शर्तों का निर्माण करना था। ये बताना चाहते थे कि जिन्हें हमने हराया है अब उन्हें क्या करना होगा, ये तय करने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन को बुलाया गया था। इस सम्मेलन का परिणाम या प्रारूप क्या निकला, तो इस सम्मेलन के जो परिणाम निकले या फिर जो संधि बनाई गई जिसमें पराजित देशों को हस्ताक्षर करना था, जिसमें मुख्य रूप से जर्मनी ने हस्ताक्षर किया, तो वो संधि कहलाई वर्साई की संधि। और क्योंकि यह पेरिस के वर्साई के महल में हुई थी इसलिए इसे वर्साई की संधि कहा गया। और जो वर्साई की संधि है यह 28 जून 1919 को हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी चाहिए कि वर्साई की संधि किन किन के मध्य हुई थी, तो मित्र राष्ट्रों व जर्मनी के मध्य वर्साई की संधि हुई थी। और वर्साई की संधि में ही राष्ट्र संघ के निर्माण का प्रावधान किया गया था, एक ऐसे संगठन का प्रावधान जो विश्व स्तर पर शांति की स्थापना कर सके और आने वाले विश्व युद्धों को रोका जा सके। इसके लिए राष्ट्र संघ के निर्माण
निर्माण का प्रावधान भी वर्साई की संधि में किया गया था। यह सभी वे बातें हैं जो आपको इस पेज में मिल जाएंगी, और जब तक आपको ये सभी फैक्ट अच्छे से याद ना हो तब तक प्लीज़ आगे ना बढ़िएगा, क्योंकि आगे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। और आप एक बार इन नेताओं के पूरे नाम क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में लिख देते हैं तो उसके बाद में आप शॉर्ट नेम भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप पूरा नाम ही लिखें, एक बार अच्छे से ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं ताकि हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि जांचने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। आइए, हमने अभी फैक्ट पढ़ा, अब नॉर्मल एक स्टोरी पढ़ते हैं 3 पेज की, और इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। केवल आप ध्यान से सुनिएगा। 4 वर्ष के भयंकर संघर्ष के बाद 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध तो समाप्त हो गया, किंतु वह अनेक प्रकार की ऐसी भीषण और जटिल राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं छोड़ गया जैसे संसार के सामने पहले कभी उपस्थित नहीं हुई थी। महाद्वीप पर अनेक परंपरागत शासनों, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस तथा टर्की के साम्राज्य नष्ट हो गए। इस युद्ध ने महामारियों से कई गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। 80 लाख लोग मारे गए, 1 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए और न जाने कितने लापता हुए। विश्व के राजनीतिज्ञ शांति स्थापना तथा भविष्य में युद्धों को रोकने के उपाय पर गंभीरता से सोचने लगे। प्रमुख नेताओं में अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, फ्रांस के राष्ट्रपति क्लीमेंसू, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज प्रमुख थे। शांति सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 18 जनवरी 1919 को प्रारंभ हुआ। इसमें 32 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन शांति स्थापना के कार्य में तुरंत निर्णय करने की स्थिति में नहीं था। इसका पहला कारण यह था कि स्थायी शांति व्यवस्था करने से पूर्व यह आवश्यक था कि युद्ध के काल में विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो कटुता तथा दुर्भावनाएं पैदा हुई थी उनका अंत किया जाए। दूसरा, नए राज्यों को अपने मजबूत करने के लिए समय मिलना चाहिए। और तीसरा, रूस में समाजवादी क्रांति के बाद जो सरकार बनी थी उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर क्या रुख है, इसकी जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक था। यानी कि एक सामान्य सा प्रश्न हमारे और आपके मन में उठ सकता है कि जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था उसे अपना फैसला लेने में थोड़ा ज़्यादा समय क्यों लगा। इसके पीछे वजह यह है कि सभी अचानक युद्ध से उठे थे, अभी उन्हें मजबूत होना था और उन्हें इस स्थिति पर पहुंचना था कि वे निर्णय लें और सामने वाला मान जाए। नहीं तो उन्होंने 4 लोगों को बुलाकर मीटिंग की और कहा कि जर्मनी की गलती है। पता चला जर्मनी ने गोला बारूद इकट्ठे किए और फिर से हमला कर दिया। इसीलिए पहले मित्र राष्ट्र खुद को मजबूत कर लेना चाहते थे। और दूसरा, रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद जो 1917 की नवंबर क्रांति है उसे ही बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। उसके बाद जो समाजवादी परिवर्तन आए और जो समाजवाद या मार्क्सवाद वहाँ पर व्यापक रूप में फैला, उसके कारण रूस का पक्ष जान लेना या फिर उसे समझाना भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर राष्ट्र संघ की या फिर इस पेरिस शांति सम्मेलन के सदस्यों की हो जाती थी। सम्मेलन के सामने कुछ अन्य कठिनाइयाँ भी थी। इसकी सबसे पहली कठिनाइयाँ तो यह थी कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए इतने अधिक प्रतिनिधि आए थे कि इनके बीच में बैठकर कोई निर्णय संभव नहीं था। अतः 10 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, किंतु गोपनीयता की दृष्टि से इसके सदस्यों की संख्या अधिक थी। अतः बाद में 4 व्यक्तियों की एक समिति का निर्माण किया गया जिनको इस सम्मेलन के संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इन 4 व्यक्तियों में अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसू तथा इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो थे। इस कठिनाई के निवारण के बाद भी कुछ जटिल समस्याएं थी। उदाहरण के लिए शांति व्यवस्था के संबंध में सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की अलग अलग धारणाएं थी। इन धारणाओं में आपसी टकराव इतना था कि प्रत्येक समय किसी न किसी प्रतिनिधि के असंतुष्ट होकर चले जाने की आशंका बनी रहती है। उदाहरण के लिए हम अभी भी देखते हैं जब इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है तो कई बार कोई प्रस्ताव लेकर आता है तो उसे अमेरिका वीटो कर जाता है, फिर दूसरा देश प्रस्ताव लेकर आता है तो उसे रसिया वीटो कर जाता है।
इस तरह से राय बनाना बहुत कठिन जैसे आज के समय में है, तो उस समय तो सोचिए एक विश्व युद्ध से उभरा था पूरा विश्व, जिस समय राय लेना और भी ज़्यादा कठिन था। फिर यहाँ पर दूसरी कठिनाइयाँ यह भी थी कि सम्मेलन स्थल के लिए फ्रांस को चुनना भी एक बड़ी गलती थी, क्योंकि फ्रांस में जर्मनी के विरुद्ध बदला लेने की ज़बरदस्त भावना थी। अतः इस वातावरण में स्थायी शांति की व्यवस्था करना संभव नहीं था। जब आप वार्साई की संधि पढ़ेंगे तो आप ये भी समझेंगे कि वार्साई की संधि में ज़्यादा प्रभाव आपको फ्रांस का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वार्साई की संधि ने जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अतः इस वातावरण में स्थायी संधि की व्यवस्था करना संभव नहीं था। तीसरे, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड तथा इटली के प्रतिनिधियों के विचारों में समानता नहीं थी। राष्ट्रपति विल्सन एक आदर्शवादी व्यक्ति था। कौन है विल्सन? तो वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो एक आदर्शवादी व्यक्ति थे और उसने शांति स्थापना के संदर्भ में जो सिद्धांत प्रतिपादित किए उनको अन्य प्रतिनिधि मानने को तैयार नहीं थे। फ्रांस का प्रधानमंत्री कूटनीति और अनुभवों में सबसे आगे था। वह जर्मनी से बदला लेने की ठाने हुए था। वह जर्मनी को कुचल देना चाहता था। उसने विल्सन के 14 सूत्रों की खिल्ली उड़ाई। उसने विल्सन के 14 सूत्रों पर व्यंग किया और उसने एक बार कहा था, भगवान के आदेश तो केवल 10 है। जो ईसा मसीह ने आदेश दिए हैं या फिर उनके सिद्धांत हैं वे केवल 10 हैं, किंतु श्री विल्सन ने तो 14 आदेशों पर आग्रह करते हैं। क्या कहते हैं? भगवान के आदेश तो केवल 10 ही हैं, किंतु श्री विल्सन तो 14 आदेशों पर आग्रह करते हैं। दोस्तों, जब भी आप ऐसे कोई कोटेशन करें तो आप वो गलती न दोहराएं जो मैंने इस नोट को या फिर इस वीडियो को बनाते समय की है। वो है, जब भी आप इस तरह के कोटेशन को लिखें तो उन्हें अच्छे से ब्लैक पेन से हाईलाइट करें, ताकि आपकी मेहनत जाया न जाए और सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए कि आपकी मुख्य बात क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी गलती को आगे सुधारा है। दूसरे अवसर पर उसने कहा, किसने कहा? तो दूसरे अवसर पर जो फ्रांस का प्रधानमंत्री था क्लीमेंसो, उसने कहा, लॉर्ड जॉर्ज तो अपने को नेपोलियन समझता है। लॉर्ड जॉर्ज कौन? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज तो अपने आप को नेपोलियन समझते हैं, किंतु अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन अपने आप को ईसा मसीह समझते हैं। इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे स्पष्ट है कि समान दृष्टिकोण के अभाव में सम्मेलन के सामने अनेक कठिनाइयां उपस्थित हुई। सम्मेलन संगठन भी दोषपूर्ण था। 4 बड़े राष्ट्रों की समिति द्वारा जो भी निर्णय किया गया, सम्मेलन उसको स्वीकृति प्रदान करने मात्र तक ही सीमित था। यानी कि जो सम्मेलन था वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिखावा था। केवल जो 4 राष्ट्राध्यक्षों ने, माफ़ कीजिएगा, जो 4 देशों के नेताओं ने जो फैसला किया उसे ही सभी ने मान लिया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह 4 लोगों का निर्णय था। उपयुक्त कठिनाइयों और उलझनों के बीच यह सम्मेलन हुआ और इसमें 28 जून 1919 को एक संधि का प्रारूप तैयार किया गया, जो वार्साई की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि का प्रारूप अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में तैयार किया गया। इस संधि की प्रस्तावना में यह कहा गया कि संधि का उद्देश्य युद्ध के स्थान पर एक दृढ़, न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति की स्थापना करना है। यह संधि मित्र राष्ट्रों तथा जर्मनी के मध्य हुई थी, किंतु इस विषय में जर्मनी की राय ली ही नहीं गई। उसे तो केवल हस्ताक्षर करने का आदेश दिया गया और इस संधि पत्र की 440 धाराएं थी। यानी कि इस संधि से जर्मनी को 440 वोल्ट का झटका लग गया। युद्ध की पूरी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाली गई, अतः युद्ध का हर्जाना उससे वसूल करने की योजना बनाई गई। जर्मन प्रतिनिधियों को आशा नहीं थी कि इतनी कठोर शर्तें उनके सामने रखी जाएंगी, जिन्हें तलवार की नोक दिखाकर मानने को बाध्य किया जाएगा। आधा संधि पत्र तो जर्मनी से युद्ध हर्जाने किस प्रकार वसूल किया जाए और उसे सदैव के लिए कैसे कुचला जाए उसकी शर्तों पर भरा हुआ था।
और इन्हीं शर्तों ने और इन्हीं कारणों ने वारसाई की संधि को जन्म दिया और वारसाई की संधि ने हिटलर जैसे एक तानाशाह को जन्म दिया, जिसने जर्मनी में कम से कम 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों का नरसंहार किया और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध गलती से शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया के राजकुमार। अगर ऑस्ट्रिया का राजकुमार अच्छा होता तो उसकी हत्या न होती, और अगर ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या न होती तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू ही ना होता। कुल मिलाकर गलती थी ऑस्ट्रिया की और भांडा फोड़ दिया गया जर्मनी के ऊपर। ठीक इसी तरह से जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इसमें जीतने पर भी रसिया को कुछ नहीं मिला, और फिर रसिया 1991 तक शीत युद्ध लड़ता रहा और फिर 14 भागों में टूटकर शांत हो गया। कुल मिलाकर आपको इस बात को बड़ी आसान शब्दों में समझाऊं तो ये है कि आप ये मान लीजिए मुझे पुलिस वालों ने पकड़कर थाने में ले गया, खूब पीटा और दूसरे दिन मुझे मजिस्ट्रेट के सामने लेकर गए और मजिस्ट्रेट ठीक ये बोलने के लिए तैयार थे कि इसे तुरंत यहाँ से उठा के ले जाओ और फांसी दो, यानी कि मेरा पक्ष तो सुना ही नहीं गया। ठीक ऐसा ही हुआ था पेरिस शांति सम्मेलन में, यानी कि जर्मनी को उठाकर लाया गया और उसे बताया गया कि बेटा यहाँ हस्ताक्षर कर दो और इतना हर्जाना हमें दे दो और तुम्हारे ऊपर ये संधि थोप दी जाती है। ना तो तुम इससे पीछे हट सकते हो, ना तुम्हें अपना स्टैंड यानी कि अपना पक्ष रखने का अधिकार है, और ना ही तुम इस संधि को मानने से इनकार कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करने पर युद्ध होगा और नुकसान केवल जर्मनी को होगा। तो ये था दोस्तों पेरिस शांति सम्मेलन, जिसका परिणाम निकली वारसाई की संधि, और वारसाई की संधि ने ही इस युद्ध को समाप्त किया। दोस्तों, अभी हमने बुक से पेरिस शांति सम्मेलन और वारसाई की संधि पढ़ी। अब इसके साथ ही हम पढ़ते हैं इस बुक से एक दो कोटेशन, जिन्हें अगर आप अच्छे से कोट कर देते हैं अपने आंसर में तो आपका आंसर और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इन्हें और अच्छे से कोट कीजिए, और अगर 2 नंबर का आता है तो इस नीचे वाली लाइन को भी अच्छे से कोट करने पर आपके क्वेश्चन का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आइए अब इन्हें पढ़कर सुनाता हूँ। प्रोफेसर फे ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि केवल जर्मनी और उसके मित्रों को युद्ध करने के लिए उत्तरदायी ठहराना ऐतिहासिक दृष्टि से अयुक्तिसंगत है, यानी कि केवल युद्ध का कारण यह युद्ध की शुरुआत जर्मनी या उसके केंद्रीय शक्ति वाले राष्ट्रों के हाथों पर नहीं थी, बल्कि और भी कारण थे। जैसे उन्होंने सभी राज्यों को किसी न किसी रूप में उत्तरदायी ठहराया है। सर्बिया की सरकार ने हत्या के षड्यंत्र की जानकारी होते हुए भी उसको रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए, और ऑस्ट्रिया को भी इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। यदि वह अपने कर्तव्य का उचित ढंग से पालन करता तो संभवतः राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या न होती। इसके साथ ही फे ने आगे लिखा है, युद्ध का आरंभ करने के लिए अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा ऑस्ट्रिया अधिक उत्तरदायी था। इसके बाद अगर आपको बुक्स के नाम अच्छे से याद हो जाते हैं तो आप एक बुक का जिक्र और कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग उपन्यासकारों ने प्रथम विश्व युद्ध पर अपने जो अनुभव होते हैं या फिर उन्होंने जो देखा वो लिखा, तो उन्हीं में एक उपन्यासकार आते हैं एरिक मारिया रिमार्क। आप शॉर्ट नेम इनका रिमार्क लिख सकते हैं। इन्होंने एक उपन्यास लिखा जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ प्रथम विश्व युद्ध के वर्णन में, वो था पश्चिमी मोर्चे पर पूर्ण निस्तब्धता, यानी कि इसे अंग्रेजी में कहें तो ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट लिखा, और यह काफ़ी प्रभावशाली है और प्रथम विश्व युद्ध की काफ़ी जानकारी हमें पेरिस शांति सम्मेलन समझकर कंप्लीट होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं और बेहतर सोर्स से आपके लिए जानकारी लाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। खैर, आज है 25 दिसंबर और आज ही के दिन ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। और क्रिसमस के दिन हम देखते हैं कि सेंटा क्लॉस आते हैं, तो सेंटा क्लॉस की जो अवधारणा है, हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई सेंटा क्लॉस होता है जो केवल समझकर हमारे बोलने से पहले ही हमें वो ला कर दे देता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, वो हमारी बहन भाई या फिर हमारे दोस्त हो सकते हैं, और बहुत ही ऐसा रेयर होता है, लेकिन वो हमारा लव पार्टनर भी हो सकता है। दोस्तों, हमारी माँ जो हमें बहुत पहले ही समझ जाती है कि हमें क्या चाहिए,
आज के दिन आप चाहें तो आप उन्हें सेंटा क्लॉज बनकर गिफ्ट दीजिए जो आपकी ज़िंदगी के असल सेंटा क्लॉज है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है तो खुद के लिए सेंटा क्लॉज बनिए और ख़ुद को एक ऐसा गिफ्ट दीजिए जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहे। दोस्तों, कई बार ज़रूरी नहीं कि गिफ्ट कोई भौतिक वस्तु या कोई सामान उठाकर ही दिया जाए। कई बार गिफ्ट में विचार भी दिए जा सकते हैं। कई बार गिफ्ट में आप अपने अंदर एक ऐसा बदलाव ला सकते हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख दे। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए। और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने के कारण वीडियो थोड़े लेट आएंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, मैरी क्रिसमस।